नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो। एक बच्चा मेरे से कह रहा था कि भैया चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे ही मैं सर्किट्स देखता हूँ क्वेश्चंस में मेरे दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इससे पहले आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, आइए इस चैप्टर का फ्यूज ठीक कर लेते हैं। कुछ कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसा हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये पूरी सीरीज चल रही है कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन की। हम सारे चैप्टर्स के लिए कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आइए चैप्टर नंबर 3 में देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा। अरे सबसे पहला क्वेश्चन इस सर्किट का आ गया, घबराइए नहीं, आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होने देंगे, फ्यूज ठीक कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ करंट I1 I2 एंड I3 आर। I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालनी। सर्किट है, सिंपल सर्किट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं है, इन तीनों करंट की वैल्यू निकालनी। इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता है सॉल्व करने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, केसीएल एंड केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे पॉकेट में आए हुए पैसे, जितने आएंगे, सही बोला, उतने ही जाएंगे। यहाँ पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, चाहे किसी भी रास्ते से जाए, पर जितने पॉकेट में पैसे आएंगे किसी भी रास्ते की से जाए उतने ही पैसे जाएंगे। जितना करंट किसी जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो बेटा इस जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है, I1, मैंने अप्लाई कर दिया बाय केसीएल। केसीएल अप्लाई किया तो इस जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है, I1। जा कितना रहा है बेटा, I2 और I3। तो ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब तीन इक्वेशन है, सॉरी तीन वेरिएबल है, तो हमें तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, तीन। एक तो केसीएल से आ गई, दो लगाने पड़ेंगे हमें लूप में केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कितने लूप है सर्किट में, तीन है, एक ये वाला छोटा लूप, एक ये वाला छोटा लूप और एक पूरा बड़ा लूप। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में जब आएंगे तो कैलकुलेशन में काफी ज्यादा टाइम जाता है, आपको पता है, इक्वेशन को सॉल्व करने में। कई सारे बच्चों की तो इक्वेशन गलती हो जाती है, भैया हम केवीएल केसीएल लगा लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, बट हमारी पता नहीं क्यों हर बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन अधिकतर बोर्ड के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें दो छोटे लूप होंगे, एक बड़ा लूप होगा। इसमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक यूज कर सकते हैं कि जब केवीएल लगाए तो बड़े लूप में केवीएल ना लगा के दो छोटे लूप में केवीएल लगाए, और उनमें केवीएल लगाते समय डायरेक्शन उल्टा रखें। मैं एग्जांपल बता रहा हूं कैसे। मैंने लगाया बाय केवीएल, केवीएल लगाया, फर्स्ट लूप में लगा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट लूप में, फर्स्ट लूप ये वाला। इसमें अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे तो दूसरे छोटे लूप में क्लॉकवाइज लगाएंगे, उससे क्या होगा बेटा, उससे आपका इस वाले वायर का जो भी करंट होगा वो उस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में कॉमन हो जाएगा, और वो कैंसिल हो जाता है दो इक्वेशन में। आपकी तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन दो में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए कैसे, पहले लूप में लगाया केवीएल, इधर से चले तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ कितना बेटा, -27 वोल्ट, फिर 6 I2, वी इज इक्वल्स टू आई आर। इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, I2, कितना रेजिस्टेंस है 6, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वी इज इक्वल्स टू आई आर। तो क्या लिखेंगे, -6 I2। उसके बाद इधर चलेंगे तो करंट कितना है इस वाले रेजिस्टेंस में से, I1, वाले आर में I1 है, और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो वी इज इक्वल्स टू आई आर। पोटेंशियल फिर से ड्रॉप हो रहा है, घट रहा है, -2I1, और बैटरी क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, +24 इज इक्वल्स टू 0। -27 + 24 कितना हो जाएगा, -3, -6I2 -2I1 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई बेटा दूसरी इक्वेशन, है ना। पहली इक्वेशन में भी कितने वेरिएबल है, तीन। दूसरी इक्वेशन में भी कितने वेरिएबल है, तीन। अब मैं लगा रहा हूं केवीएल, तीन इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल सॉल्व करने के लिए, तो सेकंड लूप में, इन सेकंड लूप, ये रहा सेकंड लूप। सेकंड लूप में लेकिन मैं एंटी क्लॉकवाइज नहीं लगा रहा, मैं लगा रहा हूं क्लॉकवाइज। उसमें लगाया था एंटी क्लॉकवाइज, उसमें क्लॉकवाइज। देखिए बेनिफिट क्या होगा, इधर चलेंगे तो क्या आएगा बेटा, -27 वोल्ट, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। फिर ये 6I2, और करंट है I2, पोटेंशियल ये रेजिस्टेंस 6 है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 6I2, और डिक्रीज होगा तो क्या लिखेंगे, -6I2। फिर जब इधर चलेंगे तो इस वाली ब्रांच में कितना करंट है, I3, और हम जा रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ठीक भाई, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है। पता है आपको, करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हम उसको उल्टा जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो इंक्रीज होगा कितना, 4I3 प्लस 4I3 इज इक्वल्स टू 0। फायदा क्या हुआ, देखिए सेकंड वाली इक्वेशन और जो हमारी थर्ड वाली इक्वेशन बनी है बेटा, इन दोनों में एक चीज नोट करिए, जो वेरिएबल है ये I2 और यहाँ पे क्या I2, ये सेम है कि नहीं है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, आप यहां से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं I1 की, इसके टर्म्स में I2 के टर्म्स में। कॉमन वेरिएबल का फायदा बता रहा हूं, पहले ही कॉमन वेरिएबल बना लो, ठीक। इनको कैंसिल मत कर देना, कभी इन दोनों इक्वेशन को यूज करके 6I2 आपको सेम दिखाई दे और आप इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दोगे फिर एक नई इक्वेशन बन जाएगी I1 I3 में। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, I1 की, इस वाली इक्वेशन से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, I3 की। जब आप यहां से I1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ I2 और I3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ I3, तो वो I1 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में,
है ना। इस वाली इक्वेशन से किसके लिए निकालनी है, I1 की, और कहां पुट करनी है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में। इससे किसके लिए निकालनी है, I3 की, किसके टर्म्स में, I2 के टर्म्स में, और वैल्यू कहां पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है। तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, I2 में, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में, और ये I2 है ही, ठीक। तो वो पूरी इक्वेशन में एक सिंगल वेरिएबल रह जाएगा, क्या, I2। I2 आ जाएगा सबसे पहले, I2 को यहाँ पुट कर दो क्या आ जाएगा, I1, यहाँ पुट कर दो क्या आ जाएगा, I3। क्लियर है क्या। तो आप, मैंने आपको तीनों इक्वेशंस बना के दिखाई है, आपको ये अब सॉल्व करनी है अपने आप, और मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर ए आएगा, आप मैच कर लेना कि कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अरे भैया ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें कह रहा है वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, ओहो, एक्स एक्सिस पे करंट है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज है। द वेरिएशन ऑफ पावर विद करंट। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन किन्हें कहते हैं, किन्हें कहते हैं, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि जो आपके सिलेबस में एज इट इज लिखा हुआ है वो नहीं आएगा सिलेबस में। एज इट इज कौन सा ग्राफ है बेटा, करंट वोल्टेज का ग्राफ है, वो ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए किसके लिए स्ट्रेट लाइन आएगा, किसके लिए नहीं आएगा, ठीक है। वो नॉर्मल ग्राफ अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन पेपर कैसा भी आ सकता है। तो अब इस क्वेश्चन में वीआई ग्राफ, थोड़ी सी मैथमेटिकल स्किल्स यूज होंगी। वीआई ग्राफ आपको दे रखा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी नहीं पूछ रहा कि ओमेगा नॉन ओमेगा, कुछ नहीं पूछ रहा, पूछ कर रहा है कि पावर की वेरिएशन बता दो करंट के रेस्पेक्ट में। तो आइए देखते हैं उस ग्राफ को, आपको देख के क्या लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि करंट भी बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रही है, दोनों ही बढ़ रहे हैं। और अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो बेटा पावर क्या होती है, पावर होती है वीआई। अगर वोल्टेज भी बढ़ रही है, करंट भी बढ़ रहा है, करंट के बढ़ने से वोल्टेज, वोल्टेज के बढ़ने से करंट, दोनों बढ़ रहे हैं, तो पावर तो स्काई रॉकेट हो जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। तो कौन सा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको अभी मैथमेटिकली भी बताता हूँ, ये तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। कौन सा ग्राफ आपको रॉकेट की तरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, गैस तो कर ही सकते हैं। जो आपको रॉकेट की तरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वही आंसर है। आइए फिर भी देख लेते हैं। ये पावर का फॉर्मूला बेटा वी, और हमें इस ग्राफ में साफ साफ नजर आ रहा है ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता तो क्या रिलेशन होता, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो क्या होता, वी प्रोपोर्शनल आई, दोनों की पावर 1 1 होती, ठीक। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के मैं क्या लिखता, वी इज इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट इनटू आई, ऐसे लिखता मैं। बट मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन नहीं है, करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज पैराबोलिकली बढ़ रही है, पैराबोलिकली बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर, वी की पावर 1 और आई की पावर 2, एक की पावर 1 एक की पावर 2, तो ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोलिक, ठीक। तो अगर वी आई स्क्वायर के कम से कम, क्या कह रहा हूं मैं, कम से कम आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अगर आई के प्रोपोर्शनल होता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता। अब बेटा मुझे क्या पता ये ग्राफ, इन्होंने बता थोड़ी रखा है ये पैराबोलिक है, ये तो क्यूबिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम पावर तो आई स्क्वायर होगा, या फिर मैं लिख सकता हूँ वी इज इक्वल्स टू के आई क्यूब, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 2 और 3 और 2.5 भी हो सकती है पावर, बट यहां से मुझे समझ में क्या आया कि v प्रोपोर्शनल i की पावर 1 से ज्यादा ही होगा, i की पावर 1 से ज्यादा होगी। तो अगर मैं पावर की फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूंगा p इज इक्वल्स टू vi, और मैं ये वाली वैल्यू पुट कर लेता हूं v इज इक्वल्स टू के आई स्क्वायर, यहाँ पे के आई स्क्वायर इंटू आई, क्या आएगा, के आई क्यूब। तो पावर करंट की पावर करंट के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज की जो वैल्यू पुट कर रहा हूं, अगर उसमें करंट की पावर 1 से ज्यादा ही ज्यादा है, 1 यहाँ पे लिखी हुई है, एक यहाँ से आ जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग भी आ जाए तो जो कंबाइंड पावर होगी वो 2 से ज्यादा होगी, ठीक, 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब पावर करंट के क्यूब के या पावर 4 के इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये वाला ग्राफ तो नहीं होगा क्योंकि पावर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसमें, ठीक। इसमें देखिए ये इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग स्लोप है, लेकिन यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पावर करंट के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका स्लोप इंक्रीजिंग है ना। इसमें देखिए पहले पावर बढ़ रही है फिर पावर घट रही है, ऐसा तो नहीं है, करंट बढ़ेगा, करंट अगर बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगी ही बढ़ेगी बस। तो कौन सा ऑप्शन है, डी। दिखाई भी दे रहा है ये ग्राफ इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्काई रॉकेट हो रहा है, तो समझ गए आप, आपने सही गैस किया था, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन है हमारा, है ना, दो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए, अब असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम करंट अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज यूज्ड where their internal resistance is much smaller than the external resistance। मैं बना लेता हूं कुछ, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, सेल्स है इस तरीके से, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, मैंने 3 बना दिए, इनका ईएमएफ E1 R1 इंटरनल रेजिस्टेंस E2 R2, इस तरीके से कुछ ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, ठीक। अब ये कह रहा है कि अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए, इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम करंट, अगर मैक्सिमम करंट चाहिए तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस मच स्मॉलर होने चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने चाहिए, ऐसा कुछ कह रहा है। अरे भैया मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए तो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, रेजिस्टेंस तो कम से कम ही होना चाहिए,
इसमें अगर फ्लो करने वाले करंट की इक्वेशन लिखूं तो मैथमेटिकली भी देख लीजिए, अगर करंट की इक्वेशन लिखूं तो आएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर एन सेल्स सीरीज में है तो E1 प्लस E2 प्लस E3 आ जाएगा, सेम पोलैरिटी के साथ अगर होंगी, पता नहीं रखा तो सेम पोलैरिटी कंसीडर करेंगे, ठीक है। और अगर आइडेंटिकल सेल्स होंगी बेटा सारी की सारी, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, एनी, पता है आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस में दो रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल है और क्या होगा, इंटरनल। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, एनआर। अगर सारे आइडेंटिकल सेल्स है तो एक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बेटा, स्मॉल आर, तो एन का कितना होगा, एनआर। अब ये करंट को अगर आपको मैक्सिमम करना है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी और इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मिनिमम ही होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना ही चाहिए। तो सही लिखा हुआ है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन पढ़ लेते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल रेजिस्टेंस, ये भी सही है बेटा, करंट जो है वो टोटल रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, और रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर क्या हो गया इसका, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरीके से है कि किसी भी बैटरी में या सेल में आउटपुट वोल्टेज जितनी मिलनी चाहिए उसे घटा देता है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल अगर 9 वोल्ट की है तो आपको आउटपुट वोल्टेज 9 वोल्ट से कम मिलेगी जब आप उसे यूज कर रहे होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ईएमएफ से कम होती है, ठीक, कितनी कम होती है, फॉर्मूला आपको पता है, मैं इस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा अलग बता रहा हूं आपके रिवीजन कराने के लिए। V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक तरीके से विभीषण है, घर का भेदी लंका ढाए। जो बैटरी या सेल है उसका काम है पूरे सर्किट में एनर्जी पहुंचाना, और उस बैटरी या सेल के अंदर ही इलेक्ट्रोलाइट से कोलाइड करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन से मूव करते हैं तो कोलाइड करने की वजह से एक इंटरनल रेजिस्टेंस उन्हें मिलता है सेल के अंदर। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ लॉस सेल के अंदर ही हो जाता है, इसलिए जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है, टर्मिनल वोल्टेज, वो ईएमएफ से कम मिलती है, ठीक। तो चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस हो या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो ही करंट ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे ये तो मैच द फॉलोइंग है, लो भैया आ गया मैच द फॉलोइंग। क्या कह रहे हो, 14 फेब आ गया लेकिन परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा, पढ़ ले गधे, 14 फेब नहीं, एग्जाम की डेट नहीं याद है, 14 फेब याद है। आइए देखते हैं, एक हमें दे रखा है सर्किट, इस सर्किट में अरे व्हीट स्टोन ब्रिज है, आर 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 चारों बराबर है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या क्या कंडीशंस मिलती हैं, क्या क्या फायदा हो जाता है, ब्रिज के अक्रॉस हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, बी से लेकर डी तक हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो बी का और डी का पोटेंशियल सेम है। कोई पूछे पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो वो जीरो है। अच्छा और क्या है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट फ्लो नहीं करता, ब्रिज जहां पे होता है वहां पे करंट, बैलेंस ब्रिज वहां पे करंट कितना हो जाता है, जीरो। तो इस वाले केस में ये वाला रेजिस्टेंस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ब्रिज बैलेंस है तो। आइए देखते हैं पहला क्या पूछा है, इक्विवेलेंट ऑफ नेटवर्क बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट पहले सर्किट बना लो, बना रहा हूं, रुको तो सही, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, और बीच वाला बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस्ड है। तो बेटा ये वाला आर और आर किसमें, सीरीज में, कितना हो गया 2R, नीचे भी 2R, 2R और 2R पैरेलल में, तो कितना हो गया आर। तो पहले वाले ऑप्शन, पहले ए के लिए क्या आ जाएगा, आर। ऐसे कर देते हैं, बचपन में करते थे ना मैच द फॉलोइंग, बचपन में अलग ही आनंद था इस चीज का। बचपन में कोई कह दे कि भाई मैच द फॉलोइंग आएंगे, मजा ही आ जाता था, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स। अब वो बच्चा मजा लेना चाहता है किससे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, लेकिन एमसीक्यू में अधिकतर क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी फोकस्ड आ रहे हैं तो उतना मजा आता नहीं। सेकंड देखते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब कह रहा है ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, है ना। ए यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, बी यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, सी, और यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, डी। क्या चाल खेली जा रही है आपके साथ। पहला सवाल क्यों, पहला सवाल कौन सा पूछा, पहला कह रहा है ए और सी के अक्रॉस बताओ, और दूसरे पार्ट में कह रहा है ए और बी के अक्रॉस बताओ। अब आप ए और बी के अक्रॉस बता दोगे क्या, रुकू मैं, आप में से आधे बच्चों का आंसर गलत होगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है, ईमानदारी से नीचे टाइप करेंगे अगर कमेंट सेक्शन में, तो आप अगर आंसर बताएंगे तो इसका ईमानदारी से गलत होगा, ठीक है। फिर उसमें लेकिन गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हाँ पहले मेरा गलत हुआ था और उसके बाद मेरे समझ में आया, ठीक है। आधे बच्चों का सही भी होगा भाई, सब थोड़ी ना गलत करोगे। तो इसमें क्या मिस्टेक करेंगे बच्चे, मैंने पूछा दूसरे पार्ट में ए और बी के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो, तो क्या मिस्टेक कर रहे हो, चलो आंसर बताओ पहले, क्या लग रहा है, ये और ये तीनों किसमें लग रहे हैं, सीरीज में, तो कितना हो गया 3R, ठीक। और फिर वो 3R इस वाले आर के साथ किसमें लग रहा है, पैरेलल में, तो कितना हो गया 3R और पैरेलल, R1 R2 R1 प्लस R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन,
3r इंटू आर अपॉन 3r प्लस आर, 3r स्क्वायर अपॉन 4r, यानी कि 3r/4। अब ये आप ऑप्शन में ढूंढोगे, कहीं मिलेगा ही नहीं। हो गया गलत, नहीं मिलेगा। क्यों गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा था, ये व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा था, लेकिन अब नहीं है। क्या मतलब? अरे बी पार्ट में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस पूछा है? ए और बी के अक्रॉस। और ए और बी के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो बेटा फिर तो ये ब्रिज ही नहीं है, फिर तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही नहीं है। सोचो तो सही, है ना? ये देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और बैटरी लगा के दिखाता हूँ आपको ए और बी के अक्रॉस। क्या कह रहे हो? हाँ भैया आ गया समझ में, क्या मिस्टेक कर रहे थे हम लोग। ए और बी के अक्रॉस आपने बैटरी लगा दी, तो अब सोचो ना, ये तो है ही नहीं, इस वाले वायर का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये हटा दो, इसको मिटा दो, ब्लैक कलर से मिटा देता तो दिखता ही नहीं आपको। खैर कोई बात नहीं। पर तो यहां से करंट आएगा, ठीक। अब ये 4 रेजिस्टेंस तो है, पर क्या बैटरी किसी डायगोनल पे लगी हुई है क्या? नहीं। डायगोनल कौन है? या तो ए और सी पे लगी हो या बी और डी पे लगी हो, तभी तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता। अब तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही नहीं है, और अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो अब इस रेजिस्टेंस को हटा नहीं सकते। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये वाला आर और ये वाला आर, ये दोनों आर किसमें? सीरीज में। आर और आर कितना हो गए? 2r। ये 2r बेटा और ये आर, 2r और आर पैरेलल में, तो 2r और आर पैरेलल में कितना हो जाएगा? 2r/3। अरे r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, 2r इंटू आर अपॉन 2r प्लस r, तो 2r स्क्वायर अपॉन 3r, यानी कि 2r/3। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2r/3। और 2r/3 के साथ फिर ये किसमें होगा? सीरीज में। 2r/3 के साथ ये सीरीज में होगा, तो 2r/3 प्लस r कितना हो जाएगा? 5r/3। इस पूरे को भी अगर मैं मिला दूं तो कितना हो जाएगा? 5r/3। अब वो 5r/3 r के साथ किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या फॉर्मूला लगेगा? r1 r2 यानी कि 5r/3 इंटू r अपॉन r1 प्लस r2, 5r/3 प्लस r। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 5r प्लस 3r कितना हो जाएगा नीचे? 8r/3, और r/3 से r/3 कैंसिल, तो 5r/8 आंसर आ गया बेटा, 5r/8। अब ढूंढेंगे ऑप्शन में, अरे मिल गया, सामने ही मिल गया। ये तो मैच द फॉलोइंग के मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इसको ऐसे मार्क करके। सी पोटेंशियल ऑफ बी एंड डी व्हेन वोल्टेज सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस ए एंड सी। अब कह रहा है ए और सी के अक्रॉस, अब फिर से डायग्राम चेंज करना पड़ेगा। वो समझ में तो आ गया था आपको, ये वाला पार्ट में इसमें क्या गड़बड़ थी। पहले ए पूछा, जान पूछ के ए पार्ट पहले पूछा, क्यों? ताकि बच्चा समझ जाए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। उसके बाद अचानक से जब सर्किट बना लेगा बच्चा, तो फिर अब ए और बी के क्रॉस करेगा। सब नहीं करेंगे मिस्टेक है, पर काफी बच्चे मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक है, बच्चे कर देते हैं ना। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि अगर इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज हो, जरूरी नहीं है वो पार्ट पूछे भी कभी, लेकिन अगर व्हीटस्टोन ब्रिज हो और आपको बैटरी लगा दे एडजेसेंट कॉर्नर्स पे, तो आपको क्या करना होगा? आपको ध्यान देना होगा कि भैया ब्रिज बैलेंस नहीं है, गलती से ये हटाना देना। ठीक। अब कह रहा है तीसरे में ए और सी के क्रॉस बैटरी लगाई, तो ए और सी के क्रॉस बैटरी लगाई। ठीक है, अब तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, डायगोनल के क्रॉस है और बैलेंस्ड भी है, तो अब इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछ कर रहा है पोटेंशियल ऑफ बी एंड डी, बी और डी का पोटेंशियल। मेरे हिसाब से पोटेंशियल में पहले ही सेम लिख चुके हैं बेटा हम, तो ऑप्शन क्या हो गया? सेम। ये सेम हो गया। फोर्थ, पोटेंशियल ऑफ बी एंड डी व्हेन वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस ए एंड बी। अगर ये कह रहा है वोल्टेज ए और सी की जगह ए और बी के क्रॉस लगाएंगे, तो क्या तब भी बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा? नहीं, क्योंकि तब ब्रिज ही नहीं रहेगा। तो किस कंडीशन से कहेंगे सेम? नहीं, क्या होगा? डिफरेंट। 2r वाला किसी से मैच नहीं हुआ, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है क्या? क्या बात समझ में आ गई है? ये इधर 4 है, उधर भी 4 है। ठीक है, करेक्ट एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार तो नहीं कंफ्यूज हो गया था, ये चौथा ऑप्शन, 5 ऑप्शन क्यों दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा, है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी से केवीएल, केसीएल और व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। तो फिर से ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक जादुई तराजू है। जादुई तराजू मतलब कि आपने डायगोनल के अक्रॉस अगर बैटरी लगा दी और P बाय R, ब्रिज के एक तरफ वाले रेजिस्टेंस का रेशियो P बाय R अगर ब्रिज के दूसरी तरफ वाले रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाए, Q बाय S के बराबर, तो फिर इस ब्रिज में से कोई करंट फ्लो करता नहीं है। और अगर इस ब्रिज में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बैलेंस्ड हो जाएगा ये, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा। जादुई तराजू है ये, इसमें रेजिस्टेंस गायब हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑफलाइन क्लास में, मेरी ऑफलाइन क्लास में बच्चों के डाउट गायब हो जाते हैं, है ना? क्या कह रहे हो भैया, अपने आप ही तारीफ कर रहे हो? बेटा आप लोग तो करते नहीं ना। पिछले वाले चैप्टर की वीडियोस गई, आपने कोई तारीफ नहीं करी कमेंट सेक्शन में, मुझे खुद ही करनी पड़ेगी तारीफ, क्या करें ना? कर सकते हो करना, अभी लिखो कुछ बढ़िया बढ़िया सा, है ना? बोल के करवानी पड़ती है तारीफ। तो बेटा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर बैलेंस हो गया तो इसमें करंट नहीं आएगा गैल्वेनोमीटर में, और बी और डी का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? सेम। एक एक करके हम सॉल्व करते हैं।
हमसे कहा गया है व्हीटस्टोन ब्रिज में पी क्यू आर एस सबकी वैल्यू दे रखी है। इसको लिए कितनी रखी है 5, बाय आर, आर के लिए कितनी रखी है 10, और उस तरफ क्यू बाय एस, क्यू कितना है 6 और एस कितना है 5। पहले तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये फिलहाल ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडिशनल रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड इन सीरीज विद एस, एस के साथ क्या एडिशनल रेजिस्टेंस यूज करें सीरीज में ताकि ब्रिज क्या हो जाए बैलेंस। तो सीरीज में यूज करना है, सीरीज में तो या 5 के साथ अगर सीरीज में लगाओगे तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है r 1 r 2 5 + x। अब इनको इक्वेट कर देंगे, 5 by 10 = 6 by 5 + x, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 60, हो जाएगा 25 + 5x। तो 60 में से 25 बचे 35 और 5x = 35 तो 7 आंसर आ गया। तो x के लिए कितनी आ गई 7 ओम। क्लियर, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्टिंग ऑफ 4 आर्म्स PQRS इज मोस्ट सेंसिटिव, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होगा? ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लास में पढ़ाया गया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता है? जब ये चारों रेजिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं, व्हेन ऑल द रेजिस्टेंसेस आर इक्वल। व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव तब है जब चारों इक्वल हो जाएंगे। और मीटर ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता है? मीटर ब्रिज सबसे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग कब देता है? जब मीटर ब्रिज में नल पॉइंट कहां पे मिलता है 50 सेंटीमीटर पे, एग्जैक्टली बीचों बीच, है ना। मीटर ब्रिज भी किसके ऊपर बेस्ड है? व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हेन अ मेटल कंडक्टर कनेक्टेड टू लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज इज हीटेड, मीटर ब्रिज तो ध्यान है ना आपको, मैं बना के दिखा देता हूं। मैं बस थिक कॉपर स्ट्रिप्स नहीं बना रहा हूँ, सीधी वायर से बना रहे हैं। ये एक्स ये वाई, एक रेजिस्टेंस नोन होता है, एक अननोन होता है। गैल्वेनोमीटर जॉकी अरेंजमेंट लगा दिया, इस वाले डायगोनल पे बैटरी लगा दी, और अब आपसे कहा जा रहा है लेफ्ट वाले गैप वाले रेजिस्टेंस को हीट कर रहे हैं। तो होता क्या है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट 1 मीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। ये अगर एल सेंटीमीटर है तो ये बचेगी 100 - एल सेंटीमीटर। तो अगर लेफ्ट वाले गैप वाले रेजिस्टेंस को मैंने हीट कर दिया तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ती है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है m/n² टाउ। टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स तेजी से चलेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, टाउ कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है बेटा m/n² टाउ, याद होगा। तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल वेलोसिटी बढ़ी, थर्मल वेलोसिटी बढ़ी तो दो कॉलिजन के बीच में समय कम लगेगा, टाउ घट जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो पहले अगर नल पॉइंट यहाँ पे था, क्यों था नल पॉइंट? इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस। ब्रिज बैलेंस होगा तभी तो नल पॉइंट मिलेगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तभी तो जीरो मिलेगा। और अगर ये वाला रेजिस्टेंस बढ़ गया तो इसके डिनोमिनेटर में जो रेजिस्टेंस है उसको भी बढ़ना पड़ेगा, है ना, तभी तो रेशियो सेम रहेगी। तो नल पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइट में। है कोई सा ऑप्शन? शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। यही तो क्वेश्चन था कि अगर हम हीट कर देंगे तो नल पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें एक बात सुन के जाना अभी लास्ट को ना। द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग रेजिस्टेंस विद द मीटर ब्रिज कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडजस्टिंग द बैलेंसिंग पॉइंट क्लोज टू। परसेंटेज एरर मिनिमम कैसे कर सकते हैं? वो जो एंड कनेक्शन की वजह से एरर आता है ना, एंड में तार एक्स्ट्रा इधर इधर लपेटा रहता है उस पे स्क्रू पे, तो उसका एरर कैसे घटा सकते हैं? बताया था मैंने आपको, सबसे ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग और सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता है? जब ये 50 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट आता है, बैलेंसिंग पॉइंट आता है। नेक्स्ट करा है, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ लेफ्ट गैप टू द राइट गैप रेजिस्टेंस इज 2/3। लेफ्ट गैप और राइट गैप के लिए जो नल पॉइंट है रेजिस्टेंस का रेशियो है वो 2/3 है, तो नल पॉइंट बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इधर 2 इधर 3, ठीक है, 2/3 2/3, 100 सेंटीमीटर 2/3 में तब बटेगी जब इधर 40 सेंटीमीटर उधर 60 सेंटीमीटर, तो सीधा आंसर 40 सेंटीमीटर है। फिर भी मैं लिख के बता देता हूँ आपको, तो मैं लिखूंगा बेटा x/y इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि l/100 - l। आप मैथमेटिकली अगर सॉल्व करेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना होगा। अब x/y कितना रखा है 2/3 इज इक्वल टू l/100 - l। ये आ रहा है लिखा हुआ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, हाँ चलिए यहाँ तक दिख रहा है। तो ये इधर चला जाएगा, यहाँ 3l, यहाँ पे 200 माइनस 2l, तो 200 इज इक्वल टू 5l, 5l इज इक्वल टू 200, तो l इज इक्वल टू 40। क्लियर, 40 सेंटीमीटर इसकी बैलेंसिंग लेंथ होगी। आगे बात समझ में? अगर आपको ये कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो लाइक का बटन दबा के अपना करंट पास कर दे एक तो, और सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारे एक्सेल करियर इंस्टीट्यूट के सर्किट को कंप्लीट कर दे। थैंक यू। तब तक पढ़ते रहो और खुश रहो। कल की